नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जीआईसी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है। पहला ऑप्शन है बड़े पैमाने के उद्योगों से, दूसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है लघु तथा कुटीर उद्योगों से और चौथा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र से। इसका सही उत्तर होगा सेवा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 50,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक और 20 हर्ट्ज से कम। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति के बारे में बताया गया है। इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, यानी मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, सेमाई जनजाति मलेशिया में पाई जाती है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है और माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन मांडोवी नदी, बी ऑप्शन भद्रा नदी, सी ऑप्शन शरावती नदी, डी ऑप्शन उल्हास नदी। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन मंडोवी नदी। प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्वार सोरघम, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी रागी, ऑप्शन डी कोदो। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए ज्वार यानी सोरघम। ज्वार फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? ए ऑप्शन है वनस्पति, बी ऑप्शन सभी जीवधारी, सी ऑप्शन फसलों की विविधता, डी ऑप्शन जंतु। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए वनस्पति। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में योजना का नाम दिया है और सूची 2 में इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यानी MAA माँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्तनपान का बढ़ावा। लक्ष्य योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार। और सुमन योजना का मुख्य लक्ष्य है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल करना। और MCP कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य है PMMVY के अंतर्गत लाभ प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन 2007, बी ऑप्शन 2001, सी ऑप्शन 2014, डी ऑप्शन 2020। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 2001। भारत में सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी प्रतिषेध। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण
रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। यहाँ पर गेहूं मोटा अनाज नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी वियतनाम। यहाँ पर सही उत्तर होगा डी ऑप्शन वियतनाम। जून 2025 में वियतनाम ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 51 का इसका विषय है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 14 इसका विषय है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 17 इसका विषय होगा अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 इसका विषय है उपाधियों का अंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी हॉकी। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन फुटबॉल। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल और ऑप्शन डी रंगमहल। इसका सही उत्तर होगा पंचमहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया? ऑप्शन ए 30 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 20 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 17 जुलाई 2025, ऑप्शन डी 2 सितंबर 2025। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 20 अगस्त 2025 को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्रांति के बारे में दिया है और सूची 2 में उत्पादन के बारे में। इसका सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, यानी श्वेत क्रांति। इसका संबंध है दूध से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से और हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? ऑप्शन ए पार्थेनियम, ऑप्शन बी बथुआ, ऑप्शन सी गोखरू यानी जैंथियम और ऑप्शन डी जंगली ज्वार। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन पार्थेनियम। अगला प्रश्न है, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया? ऑप्शन ए शरद यादव, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर और ऑप्शन डी मुलायम सिंह यादव। इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी एम ए अयंगर। इसका सही विकल्प होगा ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बौद्ध संगीति के बारे में दिया है और सूची 2 में आयोजन स्थान के बारे में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन
राजगृह में किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में। और चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ बना होता है। ऑप्शन ए कार्टिलेज का, ऑप्शन बी लिम्फ का, ऑप्शन सी वसा उत्तक का और ऑप्शन डी कोलेजन जंतुओं का। इसका सही विकल्प होगा सी वसा उत्तक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए R.H. विटेकर, ऑप्शन बी R.D. बार्न्स, ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन डी N. मेयर्स। इसका सही विकल्प होगा सी वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है, षट्भुज में विकर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 12। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 9। षट्भुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 350। इसका सही विकल्प होगा सी 250। अगला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 और ऑप्शन डी 6 अगस्त 1942। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 8 अगस्त 1942। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को हुई जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो संख्याओं का लसप 2079 है और उनका मसप 27 है और यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 297, ऑप्शन बी 792, ऑप्शन सी 279 और ऑप्शन डी 927। इसका सही विकल्प होगा ए 297। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सोडियम। सोडियम धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों यानी फेजेज में संपन्न हुए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 7 चरणों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चार्टर अधिनियम, पीट का इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, रेगुलेटिंग अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार किया। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच भेद किया। इसने निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया। इसने नियंत्रण बोर्ड को भारत में ब्रिटिश शासन के नागरिक और सैन्य सरकार या राजस्व के सभी कार्यों की देखरेख
और निर्देशन करने का अधिकार दिया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813, जिसे चार्टर एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक नियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो एक संशोधित अधिनियम था जिसने सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 16 सदस्य कर दिया था, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधायी परिषदों का आकार बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 रिचर्ड एक्सन क्रॉस द्वारा पेश किया गया था। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन उनमें आधिकारिक बहुमत बनाए रखा था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और इन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति दी थी। इसने कुछ गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया, जैसे वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, व्यापार संघों, जमींदारों और मंडलों की सिफारिश पर राज्यपालों द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों का निर्माण करना। इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। सबसे पहले रेगुलेटिंग अधिनियम आता है, इसके बाद पीट का इंडिया एक्ट आता है और इसके बाद चार्टर अधिनियम आता है और उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन तमिलनाडु। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।